हम 2 बहनें थीं, एक ही आँगन में पल बढ़कर जवान हुई थी, एक ही माँ की ममता में ढली, एक ही छत के नीचे सोई। लेकिन हमारी सोच, हमारे रास्ते, हमारे चाल-चलन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। मैं बचपन से ही पर्दे में रहने वाली, निगाहें झुकाकर चलने वाली, किताबों में अपना जहाँ ढूँढने वाली लड़की थी। मैंने पूरा कलाम पाक अपने सीने में महफ़ूज़ कर रखा था। अब्बू की आँखों का सुकून थी, उनकी दुआओं का नतीजा थी। सुबह स्कूल फिर मदरसा, बस यही मेरी दुनिया थी। गांव की गलियों ने आज तक मेरा चेहरा तक नहीं देखा था। लोग सिर्फ मेरा नाम जानते थे, पहचान नहीं। लेकिन मेरी बड़ी बहन हवा की तरह रहती थी, खुली बेपरवाह, सजने संवरने की शौकीन, टीवी और सोशल मीडिया में चमक अपने ख्वाब बुनने वाली। उसे पर्दा कैद लगता था और मुझे पर्दे में ही आज़ादी मिलती थी। अबू मस्जिद के इमाम थे, उनकी इज्जत हमारे सिर का ताज थी, मगर बहन घर से नकाब पहनकर निकलती और गली का मोड़ आते ही उसे उतारकर अपने बस्ते में रख देती। शायद उसी मोड़ पर हमारी किस्मत भी मुड़ जाती थी। किसी की नज़र, किसी की बात, किसी की चाहत कब तूफान बन जाती है, ये हम समझ ही ना पाए। और फिर एक दिन बहन की छोटी-सी लगने वाली गलती ने पूरे खानदान की नींव हिला दी। उँगलियाँ उठी, फुसफुसाहटें दहाड़ों में बदली। और जो लोग हमें दुआ देते थे, वही हमें देखने से कतराने लगे। बेगुनाह थी, मगर बेगुनाही का गवाह कौन बनता? जब इल्ज़ाम घर के अंदर से निकला हो। आज मैं भी उसी मुकाम पर खड़ी थी, जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं दिखता था। मेरी हर हिफाज़त, हर सजदा, हर सब्र किसी और के फैसलों की आग में जल चुका था। और तभी मेरी टूटी हुई दुनिया में एक नज़र दाखिल हुई, ऐसी नज़र जिसमें सवाल नहीं थे, इल्ज़ाम नहीं थे, बस दर्द को समझ लेने की खामोश मोहब्बत थी। उसने मुझे गुनहगार नहीं समझा, उसने मेरी खामोशी पढ़ ली, जैसे मेरे दिल के पन्ने हवा से खुल गए हों। उसकी मौजूदगी ने पहली बार एहसास दिलाया कि शायद बर्बादी के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। शायद कोई होता जो आपकी राख में भी आपको तलाश लेता। मगर उस मोहब्बत तक पहुँचने की कीमत क्या थी? मेरी बहन की कहानी क्या थी? और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? ये सब आपको बताएगी हमारे घर की नौकरानी सुहानी, जिसने सब कुछ अपनी आँखों से देखा, मोहब्बत को जन्म लेते भी और इज़्ज़त को बिखरते भी। सुहानी का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था और वह बुरी तरह से सिसकियों से रो रही थी। लेकिन उस वक्त वह 16 साल की लड़की पर किसी को भी तरस नहीं आ रहा था। वह पूरी की पूरी कपकपा रही थी जब मौलाना साहब ने उसे तीसरी बार पूछा, सुहानी बिन्त साबिर अहमद, क्या आप खलील अहमद बिनते आरिफ के निकाह में 8,000 रुपये मेहर के साथ कबूल हैं? इस बार भी सुहानी ने इकरार नहीं किया था, लेकिन खलील अहमद के गजबनाक नज़रें साबिर अहमद पर जाकर टकराई थी, जो कि उस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। झुर्रियों से भरे चेहरे पर आंसू थरथरा रहे थे। उसने सुहानी के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप के इज्जत का सवाल है सुहानी, कहो कि तुम्हें यह निकाह अपने बाप की इज्जत रखने के लिए कबूल है। सुहानी ने रोते हुए कहा था उसे ये निकाह कबूल है। जैसे ही निकाह कबूल हुआ, आरिफ अहमद बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और उसने सुहानी की नाजुक कलाई पकड़ी और उसे खड़ा किया। उससे पहले कि वो बेदर्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता, साबिर अहमद उसके सामने आ गया और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची बिल्कुल बेकसूर है, उसके साथ कोई ज्यादती मत करना। खलील अहमद कहने लगा, मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बर्बादी में जो बदनामी मुझे उठानी पड़ी है, उसका खामियाना इसे ही भुगतनी पड़ेगी। और पंचायत के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए तुम कोई भी पूछताछ का हक नहीं रखते। तुम मुझसे अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई है। ये ना समझना कि उसकी विदाई हो रही है, ये समझो कि उसका जनाजा उठ रहा है। गजबनाक लहजे से कहता हुआ सुहानी की कलाई को पकड़े साबिर अहमद के घर से बाहर निकला था। अपनी जीप का दरवाज़ा खोला और सुहानी को धकेल कर अंदर गाड़ी में बिठा दिया। दूसरी तरफ से खुद बैठ गया। जीप की पिछली सीट पर उसके गार्ड बंदूक ताने बैठे थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई बड़ी तेज स्पीड में हवेली के तरफ बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था आरिफ ने। अपना कमरा गुलाबों के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को वह अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात उसने बेसब्री से इंतजार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि निकाह के मौके पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की उसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। आरिफ के सामने कोई माइका लाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव आरिफ के गुस्से के सामने कांपने लगता था।
उसकी एक दहाड़ गांव वालों के दिल को दहलाकर रख दिया करती थी। और एक मामूली सी लड़की जिसको उसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वह उसके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मारकर जा चुकी थी। लेकिन वह कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकराए जाने पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। सुहानी की सिसकियां उसे उस वक्त जहर लग रही थी। वह कहने लगा, चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते थे तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो आरिफ खाली हाथ लौट जाएगा, पूरी बिरादरी के सामने अपनी नाक कटवाएगा। देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। आरिफ को कोई हरा नहीं सकता। ये मत भूलना कि तुम्हारी उस बहन को मैं छोड़ दूंगा, उसका ऐसा हाल बनाऊंगा, उसका अंजाम भी इतना बुरा होगा कि गांव की कोई भी लड़की दोबारा से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर कोई लड़की भागने के बारे में सोचेगी भी तो 100 बार तुम्हारी बहन के बारे में ज़रूर सोचेगी। उस वक्त सुहानी के हालात थे कि काटो तो खून ना निकले। वह बहुत ही तकलीफ से गुजर रही थी, चाहती थी अपने सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आंसुओं को यहीं थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। कुछ घंटे पहले उसने सोचा भी नहीं था कि उस पर इतनी बड़ी क़यामत भी टूट जाएगी। वह बैठी यही सोच रही थी कि उसने गलती कहाँ की थी। वह तो नमाज की पाबंद थी, पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को उसने नहीं देखा था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई उसे ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज़्यादती उसके साथ कैसे हो सकती थी और क्यों हो रही थी? उसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बुरे नज़र की भी नहीं थी। फिर ये जल्लाद इंसान क्यों उसकी किस्मत का हिकमत बन बैठा था? गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर ढोल की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि खलील अहमद के घर की औरतें बारात के साथ नहीं गई थीं, क्योंकि उनके घर में ये रिवाज नहीं था। औरतें घर में ही दुल्हन का इंतज़ार करती, वहीं खुशियां मनाई जाती। सिर्फ मर्द ही जाते और बारात लेकर दुल्हन को विदा करवा कर ले आते। लेकिन जैसे ही जीप बड़ी तेज़ी से हवेली के अंदर दाखिल हुई, एहतराम में खड़े ढोलक वालों ने ढोल बजानी शुरू कर दी, नौकरों ने भगदड़ मचानी शुरू कर दी। जब खलील की गजबनाक दहाड़ती हुई आवाज़ पर यह सब बंद हुआ था, मौत जैसा सन्नाटा छाया था। गाड़ी में बैठी घूंघट में लिपटी हुई सुहानी पूरी कांप कर रह गई थी। आरिफ कहने लगा, बंद करो ये ढोल, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरे अरमानों का कत्ल हुआ है, कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी, यहाँ पर कोई फूल नहीं निछावर किए जाएंगे। सुन रहे हो तुम लोग? नौकरानियाँ अपनी सांस रोके खड़ी, यूं तो घर की औरतें कभी बाहर की तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन उस वक्त आंगन का दरवाज़ा खुला था। दादी सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े उस वक्त बाहर आई थी, ताकि ये पता लगा सके आखिर किस्सा क्या हुआ है। घर की बड़ी थी, बुजुर्ग थी, आरिफ की दादी थी। बाहर आई तो खलील को गुस्से से भरा हुआ देखा तो फिक्रमंद हुई थी। उससे पहले कि उनसे कुछ पूछताछ की जाती, बंगले में दूसरी गाड़ियां भी दाखिल होने लगी। आरिफ के बड़े पापा, फूफा, चाचा सभी गाड़ियों से नीचे उतर आए। तभी दादी कहने लगी, उसे किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है? क्या हुआ है? क्या साबिर ने तुम लोगों की इज्जत और एहतराम में कोई कमी छोड़ी है, या उस कलमुहे ने खाना ठीक से नहीं खिलाया? अरे 20 लाख की रकम भिजवाई थी मैंने कि बारातियों के इस्तकबाल में कोई कमी ना हो। जैसा पोता था वैसे ही दादी थी, गरजते हुए बोली थी। जब खलील उनके सामने आकर खड़ा हो गया, एक गहरी सांस ली और कहने लगा, माँ, इस्तकबाल में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन लड़की भाग गई थी। ये सुना था कि दादी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, ऐसे कैसे भाग गई? अरे उसने क्या अपनी मौत को दावत दी है? अगर लड़की भाग गई तो ये कौन है? जीप में बैठी हुई सुहाना की तरफ दादी ने इशारा करके पूछा। खलील कहने लगा, आपको पता है ना, आरिफ उसकी छोटी बहन से निकाह करके लाया है। ये सुना था कि दादी ने अपना हाथ अपने खुले हुए मुंह पर रखा था। कहने लगी, ये क्या गजब कर दिया आरिफ ने, मासूम 16 साल की लड़की से निकाह करके आ गया। फिलहाल औरतें और नौकरानियों को दादी ने आवाज़ लगाई और वे जल्दी से दादी की खिदमत में पेश हो गईं। दादी कहने लगी, दुल्हन को अंदर ले जाओ। सुहानी यूं थी जैसे बेजान कोई पुतला हो। अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचकर सुहानी की रूह तक कांप रही थी कि पता नहीं उसके साथ आरिफ क्या सलूक करेगा। नौकर के साथ वह कदम उठाती हुई हवेली के अंदर दाखिल हुई थी, जहां घर के और सारे औरतें मौजूद थी। अपने नकाब के अंदर उस आंगन में लगी तेज रोशनी में सबके चेहरे कुछ धुंधले धुंधले से नजर आ रहे थे। सब औरतें हैरानी की तस्वीर बनी खड़ी थी। इतनी बड़ी हिम्मत कोई लड़की कैसे कर सकती थी, जिसे आरिफ अहमद ने इज्जत देनी चाहिए, वह उसे ठुकरा कर घर से भाग जाए। घर से भाग जाने का उसने सोचा तो सोचा कैसे? इतना बड़ा कदम उठाए कैसे? वह भी साबिर अहमद की बेटी ने, जो कि गांव की मस्जिद के इमाम की बेटी थी।
उसकी दूसरी बेटी आरिफ की घर की इज्जत बनकर आई थी। कोई भी उसे इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दादी ने कहा कि बड़ी बहू उसे मेरे कमरे में छोड़ कर आओ, मेरे कमरे में रहेगी। अभी दादी की बात पूरी नहीं हुई थी जब आरिफ की दहाड़ती हुई आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। वो कहने लगा, नहीं दादी, ये आज की रात मेरे कमरे में जाएगी और इस मामले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। दादी का लहजा भी बुलंद हुआ था। वह कहने लगी, आरिफ, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसकी बात काट रहे हो। आज तक तुम्हारे बाप और चाचा की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने नज़रें उठाने की, और तुम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, मेरी बात से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं? आरिफ कहने लगा, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ दादी। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ, इसलिए मेरे और इस लड़की के बीच में मत आओ। जो भी आज मेरे इस लड़की के बीच में आएगा, मैं उसका लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। खलील अहमद दौड़कर अपने माँ के पास आया। वह गुस्से में भरी हुई थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा, उनको कमरे में ले गया। कहने लगा, माँ, आप इस वक्त शेर के मुंह में हाथ देने के बारे में ना सोचो। इसे होश नहीं है। बहुत जिल्लत बर्दाश्त की है उसने पूरी बरादरी के सामने। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए उस लड़की के साथ जो करे वह कम है। इस वक्त आप कुछ न कहें तो अच्छा होगा। बाकी मेरा आपसे वादा है कि आरिफ आपसे अपने रवैये के लिए माफ़ी ज़रूर मांगेगा। दादी कहने लगी, उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसकी बहन का है। उसे हम पूरी सज़ा देंगे। वह कहने लगा, जब वो मिलेगी तो इबरतनाक अंजाम देना पड़ेगा, वरना हर लड़की हमारे सामने सर उठाएगी और यही हरकत करेगी। लेकिन बख्शी ये लड़की भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर एक बहन भागी है तो दूसरी बहन का हाथ भी इसमें ज़रूर होता है। वह लड़की अकेली इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती थी। खलील अहमद की बात सुनकर दादी कहने लगी, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये मौलवी साबिर की बेटी है। छोटी बेटी हाफिज़े कुरान है, पर्देदार लड़की है। मैं जानती हूँ ये ऐसी नहीं है। उसकी बड़ी बेटी वैसी थी, वह अपने बाप की एक नहीं सुनती थी। मुझे तो वह शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन आरिफ की ज़िद्दी की वजह से मैं चुप हो गई थी। खलील कहने लगा, माँ, आप आराम करो, आप बीपी हाई ना करो, हम सब हैं ना, संभाल लेंगे। बाहर आंगन में खड़ी घूंघट निकाले सुहानी की सिसकियाँ हवेली की सारी औरतें सुन रही थी। फिर बड़े नागवारी अंदाज से बड़ी बेगम ने उसके हाथ की कलाई पकड़ी, उसे आरिफ के कमरे में ले जाने लगी। एक एक कदम सुहानी पर भारी बीत रहा था। पता नहीं वह आदमी उसके साथ क्या सलूक करेगा, उसके साथ कैसे पेश आएगा। वह कुछ भी तो नहीं जानती थी। उसका दिल उस वक्त ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डर के मारे उसकी रूह तक कांप रहा था। जब उसे एक बहुत बड़े कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया, गुलाबों की खुशबू उसके नाक से टकरा रही थी। चादर की दूसरी तरफ से गुलाब ही गुलाब नजर आ रहे थे। जानती थी कि आज कमरे की सजावट उसकी बहन के लिए की गई थी। बड़ी बेगम उसे कमरे में बिठाकर चली गई और सुहानी की हालत उस वक्त ये थी जैसे उसकी जान निकल जाएगी। वह ये सोच भी नहीं सकती थी उसकी बहन तराना उसे इस हाल में पहुंचा देगी। वह अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थी। बचपन से ही ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, जबकि उससे तराना 6 साल बड़ी थी, इसलिए आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। साबिर अहमद ने अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत की थी। ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, ज़िंदगी गरीबी में ही काटी थी, लेकिन फिर भी कभी बेटी की पैदाइश पर नाशुक्री नहीं की थी, क्योंकि जानते थे बेटी की परवरिश करना, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना उन्हें जन्नत में ले जाएगा। बेटा ना होने पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। साबिर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन तराना और सुहानी में बहुत फ़र्क था। सुहानी को शुरू से ही कलाम पाक पढ़ने में बहुत लगाव थी। यही वजह थी वो बहुत जल्दी हाफिज़े कुरान करने लगी। लेकिन तराना को जल्दी कलाम पाक याद नहीं होता था, क्योंकि वह ध्यान ही नहीं देती थी। उसकी दिलचस्पी दूसरे चीज़ों में बढ़ती जा रही थी। उसके घर में टीवी तो नहीं था, फिलहाल पड़ोस में मौजूद था, इसलिए अपने पापा से नज़रें बचाते हुए वह सहेली से मिलने का बहाना करके पड़ोस में चली जाती। वहां जाकर टीवी पर सीरियल देखती और घर आकर अपनी सारी बातें सुहानी को बताती। तुम पूरा दिन मदरसे में गुजार देती हो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया क्या है? वह कहती, मुझे नहीं जाना, मुझे कलाम पाक पढ़ने में ही सुकून मिलता है। बहुत कम उम्र में सुहानी ने कलाम पाक हाफिज कर लिया था और नमाज भी पाबंदी से पढ़ा करती थी। उसके बाद स्कूल में भी दाखिला ले लिया था, लेकिन जैसे ही उसने 10वीं की, उसने नकाब पहनना शुरू कर दिया था। कहती थी, मुझे पर्दा करना अच्छा लगता है। फिर घर का माहौल भी था, इसलिए अपनी माँ को देखा करती थी, उसने नकाब भी पहनना शुरू कर दिया था। फिलहाल तराना इन चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी। बाहर जाते हुए वह भी नकाब पहनती थी, लेकिन स्कूल जाते हुए नहीं
पहना करती थी। ये खूबसूरत बहुत थी। एक बार सुहानी स्कूल से वापस आई, उसका कमरा बंद था। घर के अंदर बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरा उसके माँ बाप का था और एक दोनों बहनों का। उसने दरवाजे पर दस्तक दी क्योंकि थकी हुई स्कूल से आई थी। कपड़े भी बदलने थे। दरवाज़ा बड़ी देर के बाद तराना ने खोला था। जब खोला तो चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। ये देखकर सुहानी बहुत हैरान हुई। कहने लगी, बाजी ये क्या है? क्या आप कहीं जा रही हैं? कहने लगी, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, इसलिए मेकअप करने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तुम्हें पता नहीं, एक पल के लिए चैन नहीं है। दरवाजे को तो यूं पीट रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। सुहानी जब कमरे के अंदर आई, बड़े डिजाइनर और स्लीवलेस कपड़े पड़े हुए थे। सुहानी कहने लगी, बड़ी बाजी, आपको तो अब्बू ऐसे कपड़े नहीं ला कर देते, ये कपड़े कहाँ से आए? तराना कहने लगी, मेरी सहेली के हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अब्बू को तो हमारी कोई परवाह नहीं है। पता है तुम्हें, वह मुझे शहनाज ने दिए हैं। कह रही थी कि मेरी तो शादी होने वाली है, अब मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। तराना बड़ा खुश होकर बता रही थी। कहने लगी, उसके अब्बू ने मेहंदी में शादी ढोलक सब रखे हुए हैं। हमारे अब्बू तो कहते हैं सादगी से शादी करके अपनी बेटियों को विदा करो। भला ये भी कोई बात हुई? शादी तो ऐसे मालूम ही नहीं होती। सुहानी कहने लगी, सच में ये सारी रस्में फिजूल की हैं, इन पर पैसा खर्च क्यों करें? तराना ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। कहने लगी, तुम बस चुप रहो, अब्बू की चमची हो। तो वह कहने लगी, तुम चलोगी मेरे साथ शादी में? सुहानी कहने लगी, मेरे तो पेपर हैं, मैं नहीं जाऊंगी। सुहानी के 10वीं के पेपर थे। जब वह 6 साल की हुई तो हाफिजे कुरान पूरा मुकम्मल कर चुकी थी, इसलिए क्लास में सबसे बड़ी थी। फिलहाल शादी की रस्में भी शुरू हो गई। तराना तैयार होकर बुर्का पहन कर जाती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था उसने क्या पहना हुआ है और कैसी लग रही है। उसकी माँ कहती थी कि जल्दी आना। वह जानती थी कि तराना की शहनाज से बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए उसे ज़्यादा रोक टोक नहीं था। साबिर अहमद ने भी बेटियों पर बेवजह पाबंदी नहीं लगाई थी, हाँ, लेकिन कभी इतनी छूट भी नहीं दी थी। तराना शहनाज की मेहंदी पर ढोलक के ताल पर अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी। धीरे धीरे उसकी सारी सहेलियाँ पीछे होकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे जरा भी होश नहीं था। पहले तो सारी औरतें आंगन में मौजूद थी, हल्ला गुल्ला चल रहा था, लेकिन उसके बाद सब औरतें एक एक करके खड़ी हो गई थीं, क्योंकि गांव के जमींदार का बेटा शहनाज के मेहंदी पर दावत में आया था। अंदर भी जा चुके थे, जबकि शहनाज के छोटे भाई ने आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन वह अपने नाचने में इस तरह मगन थी, इस बात का होश नहीं था। वह नाचते नाचते जाकर आरिफ से टकराई थी। तभी आरिफ की नज़र तराना पर पड़ी, उसे गिरने से बचा लिया था। जब तराना की नज़रें सामने आदमी पर पड़ी जिसकी बाहों में वह गिर चुकी थी, तो वह पूरी तरह से घबराई थी, क्योंकि वह जमींदार का बेटा आरिफ अहमद था, जो उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तराना ने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसके हाथों को अपनी कमर से पीछे किया, फिर अंदर की तरफ दौड़कर भाग आई। शहनाज और दूसरी सहेलियों को कहने लगी, क्या तुम लोग मुझे बता नहीं सके थे? उसकी सहेलियां हंस रही थी। कहने लगी, तुम्हें होश ही कब होता है? तुम तो जब नाचती हो तो बस आगे पीछे कुछ नहीं देखती। सबको लगा कि बात यहीं पर ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिलसिला तो जैसे चल निकला था। एक बार आम के बाग में अपनी सहेलियों के साथ आई थी। तराना बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, बस थोड़ी चंचल थी। अभी भी कमर पर दुपट्टा डाले वो पेड़ पर चढ़ी हुई थी। उसकी सहेलियां कह रही थी, तराना, वह जो बीच में पका हुआ आम है ना, उसे तोड़ दो। तराना कहने लगी, अच्छा ठीक है। कहते कहते वह काफ़ी ऊपर चढ़ गई थी। काफ़ी बड़ा घना पेड़ था। वह आम को तोड़कर नीचे फेंक रही थी और उसकी सहेलियां सारे आम उठाकर अपने अपने दुपट्टे में भर रही थी। अचानक वहां पेड़ पर बीचों बीच गिरगिट नजर आ गया, जो काफी बड़ा था और सुर्ख काले रंग का था। ये देखकर तराना चिल्लाने लगी। वहीं बाग में आरिफ भी मौजूद था, जो एक लड़की के चीख सुनकर उस तरफ जाने लगा। ये बाग उसी का था और बिना इजाजत के भी लड़कियां चोरी छुपे आम तोड़ने के लिए आती थी। जब आरिफ को वहां आते देखा तो सारी लड़कियां बाग से बाहर भाग गई थी, लेकिन जहां तराना पेड़ पर चढ़ी हुई थी, टहनी पर गिरगिट उसके इतने पास आ गया था, वह नीचे नहीं उतर सकती थी। वह काफ़ी ऊपर चढ़ी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी वह कहाँ से नीचे उतरे। सामने से गिरगिट को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वह चिल्लाई जा रही थी। जब आरिफ की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जिसने आरिफ का नींद और चैन सब कुछ चुरा लिया था। उसने शहनाज के मेहंदी के फंक्शन में उसको देखा था, तब से उसका दीवाना हो गया था। जबकि उस बाग में माली भी मौजूद था। तराना को देखकर कहने लगा, ये तो साबिर इमाम की बेटी है, यहाँ क्या कर रही है? मस्जिद में हर तकरीर में बाप नेकी का बयान सुनाता रहता है और बेटी यहाँ चोरी कर रही है बिना इजाज़त के। आरिफ अहमद के बाग के फल तोड़ रही है। आरिफ ने गुस्से से मालिक को बोला था, तुम यहाँ से जाओ, वह मेरी मुजरिम है, उसे सज़ा भी मैं खुद दूंगा। माली वहाँ से जा चुका था।
तराना को घबराता हुआ देखकर कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? वह कहने लगी, यहाँ पर गिरगिट है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़ आरिफ साहब मेरी मदद करो। उसने ये बात कही थी। आरिफ ने अपनी शॉल उतार कर एक तरफ रखी और वह भी पेड़ पर चढ़ गया जहाँ वह मौजूद थी। सामने गिरगिट को देखकर उसने टहनी को जोर से हिलाया तो वह गिरगिट दूसरी तरफ चला गया। तब जाकर तराना को राहत मिली थी। फिर उसने अपना हाथ तराना की तरफ बढ़ाया, कहने लगा, आओ तुम्हें नीचे उतारने में तुम्हारी मदद कर दूँ। तराना ने अपना नाजुक हाथ उसके तरफ बढ़ाया था और बड़ी सावधानी से उसे नीचे उतारा था। जैसे वह नीचे उतरी, काफ़ी शर्मिंदा शर्मिंदा लग रही थी। कहने लगी, आरिफ जी, मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मेरी सहेलियाँ मुझे खींच कर लाई थी। उन्होंने कहा था कि 2-4 आम तोड़ दो, लेकिन देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तराना ने बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई पेश की थी। फिर अपने कमर में से दुपट्टा खोलकर सर पर ओढ़ लिया था, क्योंकि आरिफ की तीखी नज़र उस पर थी। वह कहने लगा, चोरी तो तुमने नहीं की। वह एक एक कदम चलता हुआ उसके तरफ आ रहा था। वह एक एक कदम पीछे हो रही थी। वह कहने लगी, अल्लाह पाक की कसम, मैंने एक भी आम नहीं चुराया। आप मेरी तलाशी ले लो। उसके आगे बढ़े हुए हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, उस दिन अकबर चाचा की बेटी शहनाज के मेहंदी वाले दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। तराना हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जमींदार का बेटा उससे यूं इजहार मोहब्बत करेगा। तराना ने जल्दी से अपने हाथ छुड़वाए और बाग से भागती हुई अपने घर चली आई थी, लेकिन घर आकर किसी को ये बात नहीं बताई। तराना की बचपन से ही अपनी बुआ के बेटे से शादी तय थी। उसे अपना मंगेतर पसंद भी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आरिफ को जैसे वह लड़की भाग गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? वह उसे छोड़ देता। वैसे भी अपने घर में वह बड़ा था। दादी के बाद उसकी बात को अहमियत दी जाती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसने गांव के पंचायत और ज़मीनों का काम संभाल लिया था। अब तो जैसे ये सिलसिला चालू हो गया था। जहाँ भी आरिफ तराना को आते जाते देखता, अपनी गाड़ी रोक लेता। उसे कहता, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तराना उसके इरादे को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया था। वह कहती थी कि आप मेरा रास्ता मत रोको। वह कहने लगा, क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। तराना ने कहा, देखिए, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। आरिफ कहने लगा, तुम शादी के बाद मुझसे प्यार करना, क्योंकि मैं जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ और अच्छी बीवियाँ शादी के बाद ही अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं। तराना ने गहरी सांस ली और डरते हुए आरिफ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो मेरी बात गौर से सुनो। ये जितना जल्दी हो सके अपने दिल में बैठा लो कि मैं अपने बुआ के बेटे मुबीन को पसंद करती हूँ और बचपन से मेरा उसके साथ रिश्ता तय है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं और शादी भी मेरी वहीं होगी। ये सुनकर आरिफ ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया और तराना के सामने खड़ा हो गया। वह कहने लगा, क्या कहा तुमने? तराना उसके गजबनाक लहजे को सुनकर कुछ घबराई थी। वह कहने लगा, जो चीज़ आरिफ को पसंद आ जाए फिर वह उसी की हो जाती है। आज ही मेरे अब्बू और मेरे चाचा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने गए हैं। तुम्हारे बाप को कैसे इस रिश्ते पर राजी करवाना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी तो तुम अपने दिल से अपने कज़न के मोहब्बत को निकाल कर फेंक देना। बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीबी के दिल में कोई और बसता हो। तराना कहने लगी, ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। उससे आगे कुछ कहती आरिफ उसके मुंह पर हाथ रख चुका था। वह कहने लगा, तुम्हारा इनकार तुम्हारे घर वालों को तबाह बर्बाद करके रख देगा। सोच समझ कर बात करो कि तुम बात किसके साथ कर रही हो। मैं गांव का कोई और नौजवान नहीं, मैं इस गांव का सरपंच और जमींदार का बेटा हूं और खुद मुखिया भी हूं। और ये कहकर वह दोबारा गाड़ी में बैठकर धुआं उड़ाता हुआ वहां से जा चुका था। तराना सही मायने में अब परेशान हो गई थी। आरिफ ने सिर्फ कहा नहीं था, वह शाम को ही उसके माँ बाप और अकबर चाचा के घर मौजूद थे। तराना कमरे में बैठी उंगलियां चटका रही थी। वो बेहद परेशान थी और सुहानी उसको देख रही थी। वो कहने लगे, बाजी क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हो? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर के बाद ही उसके माँ बाप कमरे में आए और कहने लगे कि जमींदार अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रहा है। तराना ये सुनकर खड़ी हो गई, कहने लगी, अब्बू आप जानते नहीं हैं, मेरा रिश्ता मुबीन से आपने बचपन में ही तय कर दिया था। मैं मुबीन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर साबिर अहमद ने कहा कि मैं मना कर चुका था, लेकिन वे लोग धमकियां दे रहे हैं कि ज़मीन वापस ले लेंगे, ये घर वापस ले लेंगे, हमारा जीना दूभर कर देंगे। मैंने तो कभी तुम लोगों को बिना पर्दे के बाहर नहीं निकलने दिया,
कैसे जमींदार के बेटे की नज़र तुम पर पड़ गई? ये बात सुनकर तराना की नज़रें झुकी थी। फिलहाल गलती तो उसने की थी, घर से नकाब पहनकर जाती थी और बाहर निकाल देती थी, और आज उसके बेपर्दा नहीं उसे ये वक्त दिखाया था। उसने हाथ जोड़कर अपने बाप के सामने कहा, अब्बू, मुझे आरिफ से शादी नहीं करनी। लेकिन साबिर अहमद मजबूर थे। वे कहने लगे, मैं बेघर हो जाऊंगा। तुम दोनों के पैदाइश पर मैंने अपना खेत और ज़मीन सब गिरवी रख दिया है। जो जमींदार के पास पड़ा हुआ है उसने अब तक कोई ब्याज नहीं लिया, लेकिन वे अब सब कुछ हमसे छीन लेगा। अब तक तो वह मुझे मस्जिद का इमाम होने के नाते कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब नहीं बख्शेगा। इसलिए तुम्हें शादी यहीं करनी पड़ेगी। दोनों मियाँ बीबी आंसू साफ कर रहे थे। तराना रोने लगी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जमींदार खलील अहमद अपने बेटे से उसका रिश्ता तय करके गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर मुबीन और उसके घर वालों तक पहुंची, वे साबिर के घर आ गए। कहने लगे, भाई साहब, आपने बचपन से ही बच्चों का रिश्ता तय किया हुआ था और फिर एकदम से मना कर दिया। मुबीन अपने माँ बाप के साथ आया था। साबिर कहने लगे, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। तुम जानते हो ना, जमींदारों के सामने हम जैसों की नहीं चलती, और मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची की बदनामी हो जाए, क्योंकि ये लोग उसे बदनाम कर देंगे। मेरे मना करने पर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुबीन के माँ बाप को तो समझा दिया, लेकिन मुबीन अपनी मोहब्बत से हाथ धोना नहीं चाहता था। इसलिए कब उन दोनों ने भाग जाने का प्लान बना लिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। शादी वाले दिन दोपहर को उसने अपना कमरा बंद कर लिया था। कहने लगी, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। लेकिन उसके कमरे की खिड़की पिछली तरफ भी खुलती थी, जहाँ से मुबीन उसे लेने के लिए पहुँच गया था। वे दोनों भाग चुके थे। जब तक बारात आई तब तक वे लोग शहर जाने वाली बस में बैठ चुके थे, लेकिन जब बारात के आने के बाद तराना के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मजबूरन दरवाजे को लात मारकर खोला गया। वह कमरे में नहीं थी, बस एक खत लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, और मैं मुबीन के साथ बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने इसी से तय किया था। मैं जमींदार के शान शौकत का निशाना नहीं बन सकती। ये मेरा जायज़ हक है। ये खत पढ़कर दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठ गए, रोने लगे। बात बाहर तक जा चुकी थी। ये खबर जब खलील अहमद और उसके बेटे आरिफ तक पहुंची तो क़यामत बर्पा हो गई थी, क्योंकि बिरादरी के बड़े बड़े बुजुर्ग भी साथ आए हुए थे। दूसरे गांव से भी काफ़ी जमींदार आए थे। उन सब के सामने आरिफ को यह अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती लगी थी। वह कमरे में आया, तराना का खत पढ़कर फाड़ कर फेंक दिया। फिर कहने लगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। वह पाताल में भी होगी, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, और जिस दिन मुझे मिल गई उस दिन उसका वह हसर करूंगा कि इस गांव की हर लड़की उसका अंजाम देखकर कांपेगी। लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। वह ये तो नहीं जानता था कि सुहाना कौन है, कैसी है, क्योंकि वह हमेशा पर्दे में रहती थी। बस उसे ये पता था कि साबिर अहमद की 2 बेटियां हैं। इसलिए उसने पंचायत बैठाई और फैसला भी अपनी मर्जी से सुना दिया। वह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, और वह अपनी दुल्हन को विदा करवा कर लेकर ही जाना चाहता है। तराना भाग गई तो फिर साबिर अपनी दूसरी बेटी का निकाह उसके साथ करेगा। ये सुनकर तो सुहानी पर जैसे ये आसमान टूट पड़ा था। वह तो वैसे ही बहुत घबरा रही थी। वो बहुत कम उम्र की थी, अभी तो उसके 10वीं के पेपर भी रह रहे थे। लेकिन जो कुछ उसकी बहन ने किया था उसी के बदले में उसे जाना पड़ा। अब कमरे में बैठी पूरी तरह से डरी हुई थी। पता नहीं आरिफ उसके साथ क्या सलूक करेगा। आरिफ भी बड़े गुस्से वाले अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी जोर से बंद किया था। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था, उसके कदमों की आहट से सुहानी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वह जैसे ही बेड पर उसके सामने बैठा, सुहानी सिमट गई थी। आरिफ बड़े गुस्से में बोला, आज की रात तुम्हारे साथ गुजारने के बाद मैं तुम्हें कल सुबह तलाक दे दूंगा, ताकि तुम्हारे घर वालों को मालूम हो बदनामी किसे कहते हैं। ये कहकर आरिफ ने बड़ी बेदर्दी से सुहानी की चादर पीछे हटाई थी। बहन की शादी थी, इसलिए सुहानी ने पिंक रंग का सूट पहना हुआ था, जबकि जानती थी बहन नाखुश है, लेकिन ये भी पता था कि वो पर्दा नहीं करती थी। सुहानी के रोने से उसकी आंखों का काजल फैल चुका था, लेकिन उसके हुस्न को और भी क़यामत बना चुका था। बड़े गुस्से से आरिफ ने पहली नज़र उस पर डाली थी, लेकिन फिर नज़रें हटाना भूल गया था। वह बहुत कम उम्र की लड़की थी जो उस वक्त डरी सहमी उसके सामने बैठी थी। डर के मारे सुहानी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। उसके होंठ भी कांप रहे थे। बड़ी हैरानी से आरिफ सुहानी को देख रहा था, जो कि साथ साथ मासूम भी थी और कम उम्र की भी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरिफ ने जब उस लड़की को कांपते हुए और पीली पड़ते हुए देखा
तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो पीछे हटा और कहने लगा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो और सोफे पर जाकर सो जाओ। ये सुनकर सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। उसे तो लगा था कि आज पता नहीं वो बदले के तौर पर क्या जुल्म और सितम करेगा, लेकिन आरिफ ने उसे कुछ भी नहीं कहा। शायद उसको उसके कम उम्र पर रहम आ गया था। उसकी मासूम शक्ल देखकर वह ये समझ नहीं पा रही थी एकदम से उसे क्या हुआ था। सुहानी जल्दी से उठी और अलमारी में रखे हुए आम से कपड़े को पहन लिया। अपनी उस पिंक सूट को अलमारी में रख दी थी। तब तक आरिफ बेड पर लेट चुका था, आंख भी बंद कर चुका था। सुहानी ने धीरे से तकिया उठाया, सोफे पर जाकर लेट गई। लेकिन दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और कंबल एक ही था जिसे आरिफ लेकर सो चुका था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए उसे कंबल या रजाई मांगती, इसलिए चुप से सोफे पर लेट गई। लेकिन रात को सर्दी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर जागती रही। जब कुछ ना बन पड़ी तो अपनी वही शादी वाले सूट की चुन्नी अलमारी से निकालकर अपने ऊपर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वह सो चुकी थी। रात को न जाने कौन सा पहर था जब आरिफ की आंख खुली। उसने करवट बदली और आंखें खोलकर देखा, सुहानी सोफे पर सो रही थी। वह भी अपना दुपट्टा ओढ़कर। शायद सर्दी की वजह से ये देखकर उठकर बैठ गया। पहले तो दिल में ख्याल आया कि अलमारी के तीसरे खाने में रखा हुआ कंबल उस पर डाल दूँ, लेकिन फिर तराना का ख्याल आया तो गुस्सा आने लगा। ये भी उसकी बहन है, फिर वह उस पर क्यों रहम खाए, जिसकी बहन ने सारी बिरादरी में उसकी नाक कटवा दी थी। अच्छा ही है सर्दी से कांपती रहे। दोबारा से कंबल ओढ़कर सो गया और दूसरी बार उसकी आंख कलामे पाक की तिलावत पर खुली थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सुहानी जाए नमाज बिछाकर आंखें बंद किए कलामे पाक की तिलावत कर रही थी। ये सुनकर वह उठकर बैठ गया। सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सूरे यासीन की तिलावत कर रही थी। वह काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि आरिफ जो बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहा था। जैसे ही सुहाना ने सूरो यासीन की तिलावत ख़त्म की और दुआ मांगी, जा नमाज तय करके रख कर खड़ी हो गई। लेकिन सामने बेड पर टेक लगाकर उसने जब आरिफ को देखा तो नज़र झुका गई थी। आरिफ कहने लगा, तुम्हारी दुआएं तुम्हें इस जिल्लत से नहीं बचा सकती जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। रात को तो मैंने तुम्हें बकस दिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें रोज़ाना बकसता रहूँ। मुझे एक बार तराना के मिल जाने का इंतज़ार है। उसे उसकी सज़ा देने के बाद तुम्हें भी तलाक दे दूँगा। ये मत समझना कि तुम्हें बकस दूँगा या मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूँगा और इज्जत दूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उसके लिए तुम्हारे ये वजीफ़े काम नहीं आएंगे। तुम्हारा घर नहीं बचेगा। तुम पर तलाक का धब्बा नहीं मिटेगा। वह कहने लगी, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये सब लिखा है तो मैं रोक नहीं सकती, जिस तरह से निकाह को नहीं रोक पाई, क्योंकि अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया था। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकती थी और ना ही आप कर पाएंगे। जो होना था हो गया। मेरी किस्मत में आपको लिख दिया गया था। अगर मेरे अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता भी मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। अगर बदनामी ही मेरे नसीब में लिखी है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। ये कहकर कमरे से बाहर जा चुकी थी और आरिफ को हैरान कर चुकी थी। कम उम्र की लड़की से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हवेली में सब औरतें फजर के बाद ही उठ जाती थी और नौकरानी भी, लेकिन मर्द अपनी मर्जी से उठने के मालिक थे। जब दादी ने सुहानी को सुबह सवेरे कमरे से बाहर देखा तो अपने पास बुला लिया। उस वक्त सिर्फ वही उठी हुई थी, नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आई थी। सुहानी को आंगन के सोफे पर बैठा देखा तो अपने पास बुला लिया। वह खामोशी से दादी के पास आ गई और उन्हें सलाम किया। वह मासूम कम उम्र की लड़की पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। दादी उसे अपने कमरे में ले गई, अपने बेड पर बिठाया और कहने लगी, मैं जानती हूँ आरिफ का गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वह भी बुरा नहीं है। उसने बेशक गुस्से और तैस में तुमसे निकाह किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगा। सुहानी ने दादी से कोई बात नहीं की। आरिफ का इरादा क्या है वह तो उसे रखना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में बड़ी बेगम और छोटी बेगम भी जाग गई थी। जब सुहाना को दादी के कमरे में देखा तो सुहानी से कहने लगी, तुम बाहर जाओ, क्योंकि दादी नाश्ते के बाद आराम करेंगी। दादी का नाश्ता बड़ी बेगम ने ही दिया था। दादी को नाश्ता करने दो, उसके बाद दादी सोएंगी। सुहाना कमरे से बाहर आ चुकी थी। बड़ी बेगम साहिबा बड़ी गुस्से से उससे बात की, कहने लगी, तुम जैसे कमीने लोगों को मेरे बेटे ने इज्जत देना चाही थी। तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी थी? वह जिस लड़की पर हाथ रखता, जिस घर में हम रिश्ता लेकर जाते, वहीं हमें बड़ी इज्जत से रिश्ता मिल जाता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत में जात बिरादरी और हम लोगों को भी नहीं देखा।
और तुम्हारी कम अकल बहन को पसंद कर लिया। बड़ी इज्जत के साथ उससे शादी करना चाहिए, लेकिन वह कलमुही इस काबिल नहीं थी कि वह जमींदारों के घर की बहू बनती। सुहाना ने कहा, रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं किए जाते। आपके शौहर, आपके देवर ज़बरदस्ती मेरी बहन का रिश्ता मेरे माँ बाप से तय करवा गए थे। मेरी बहन की बचपन में ही मेरी बुआ के बेटे के साथ शादी तय की गई थी। मेरी बहन इस शादी के लिए राजी नहीं थी। वह बार बार कहती रही कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, पर आपके शौहर और देवर ने मेरे बाप को धमकियाँ दी। ये सुना था कि एक जोरदार थप्पड़ बड़ी बेगम ने सुहानी के मुंह पर मारा था। वह कहने लगी, कमीनी, हमारे आगे जुबान चलाती है, तेरी जुबान खींचकर मुंह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें इस घर में मैं कभी भी बहू की हैसियत से कबूल नहीं करूंगी। तुम एक गुलाम की तरह यहाँ पर ज़िंदगी बिताओगी। मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई के बेटे से कर दूंगी, तुम्हारे सामने करूंगी। सुहानी कहने लगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जहाँ चाहें अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। बड़ी बेगम कहने लगी, जाओ, किचन में आज के बाद सारी नौकरानी का खाना और घर के लोगों का खाना तुम अकेली पकाओगी और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सुहानी चुप्पी से किचन में चली गई, सबके लिए खाना बनाने लगी। पूरा दिन उसका किचन में ही बीतता था, क्योंकि सारे काम उसी ने किए थे। बड़ी बेगम आरिफ से भी कह चुकी थी, ये लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं है, ना ही तुम्हें उससे मोहब्बत है, इसलिए हम जैसा चाहें उसके साथ सलूक करेंगे और तुम दूसरी शादी भी करोगे, वह भी मेरी भतीजी के साथ। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे तो सिर्फ तराना की तलाश थी। अपने बहुत से नौकर को उस काम पर लगा चुका था जहां तराना और उसके शौहर को दिखाई दें, पकड़कर हवेली लाई जाए। सुहानी सारे काम खामोशी से कर देती थी, लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम होता था वह नमाज पढ़ने चली जाती। बड़ी बेगम को इस बात पर बड़ी गुस्सा आता। वह कहती थी, पहले काम करो फिर नमाज पढ़ो। वह कहने लगी, मेरा रब पहले है और दुनिया बाद में है। मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी और दुनिया के काम के लिए अपनी नमाज कज़ा भी नहीं करूंगी। इस बात पर बड़ी बेगम ने उसे बहुत मारा था। कहने लगी, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। एक बार ये मंजर आरिफ ने भी देख लिया। उसकी माँ सुहानी को इस बात पर मार रही थी। वह पहले नमाज पढ़ना चाहती थी और घर के काम बाद में करना चाहती थी। ये देखकर उसे कुछ अफसोस हुआ था। वह जानता था कि वह नमाज की पाबंद है, क्योंकि सुबह सुबह उसकी आंख सुहानी के कलाम पाक की तिलावत से ही खुलती थी। पहली बार आगे बढ़कर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था और कहने लगा, क्यों मार रही हो आप इसे? सुहानी के चेहरे पर 5 उंगलियां छपी हुई थी और वह रो रही थी। बड़ी बेगम कहने लगी, तुम कौन होते हो पूछने वाला? मेरा हाथ छोड़ो, ये बदतमीज़ लड़की है। आरिफ कहने लगा, मुझे पता है उसने क्या किया है। क्या इसने आपसे बदतमीज़ी की है? इसे मैं खुद मारूंगा। मुझे बताइए इसका कसूर क्या है? बड़ी बेगम कहने लगी, कहती है पहले नमाज पढ़ूंगी फिर काम करूंगी। ये होती कौन है मेरा काम बाद में करने वाली? वह कहने लगा, ये तो कोई बुरी बात नहीं। अगर पहले नमाज पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है, और मेरे ख्याल से हम भी मुसलमान हैं। इसे वक्त से नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगी मम्मी? ये सुनकर बड़ी बेगम चुप सी हो गई थी। फिर उसने सुहानी से कहा, जाओ नमाज पढ़ो, बाकी काम बाद में कर लेना। वह जल्दी से उठकर कांपते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बड़ी बेगम ने अपने पाँव की जूती से उसके पैरों को बहुत ज़ोर से दबाया था। फिर वह तड़प कर रह गई थी। आरिफ ने अपनी माँ से कहा कि आज के बाद उसे नमाज के लिए मत रोकना। पहली बार आरिफ को लगा कि उसके दिल में सुहानी के लिए हमदर्दी जागी है। रात को जब वो सोफे पर जाकर सोने के लिए लेटी तो आरिफ काफ़ी देर तक उसका चेहरा देखता रहा। उसकी रंगत पहले से बहुत ज़्यादा पीली पड़ चुकी थी, लेकिन आज तक उसने शिकायत नहीं की थी। आरिफ के हर चीज़ का ख्याल रखती थी। उसके कपड़े उसे प्रेस मिलते थे, उसके जूते हमेशा साफ करके खुद उसे पहनाती थी, उसके सर पर इज्जत की पगड़ी बांधती थी जो कि जमींदारों की शान होती थी। कोई शिकायत नहीं की थी। फिर कैसे मुमकिन था वह अपने दिल को सुहानी के लिए धड़कने से नहीं रोकता? सुहानी की जब सुबह तिलावत की आवाज़ आती तो उठकर बैठ जाता। पहली बार ऐसा हुआ कि वजू करके आया था। जैसे ही सुहानी जाए नमाज उठाने लगी तो वह कहने लगा कि बिछा ही रहने दो, मुझे नमाज पढ़नी है। आरिफ को पता ही नहीं चला था कब धीरे धीरे वो बदलने लगा था। नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगा। उसका ये बदलाव दादी को बहुत पसंद आया था। वह खुद भी सुहानी की बहुत तारीफ़ करती थी, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हर वक्त सर पर दुपट्टा रखती थी, जुबान से हरदम तिलावत करती थी, साथ साथ घर के काम भी करती रहती थी। 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब आरिफ का दिल पूरी तरह सुहानी की तरफ हो चुका था। इसलिए एक रात उसने
बड़ी इज्जत से अपने बेड पर लिटाया था और बड़ी मोहब्बत से निकाह के हक मेहर के रिश्ते को निभाया था। लेकिन अगली सुबह ही उसे पता चल गया था मुबीन और तराना किस शहर में हैं। उनका पता लग चुका था। उस खबर ने पूरी हवेली में तहलका मचा दिया। दोनों पकड़े जा चुके थे, हवेली भी लाए जा चुके थे। जब सुहानी ने हाथ जोड़कर विनती की उसकी बहन को कुछ ना किया जाए, लेकिन आरिफ चुप था। जैसे ही तराना और मुबीन को आरिफ के पाँव में लाकर फेंका गया तो मुबीन उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, खुदा की कसम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सिवाय हमने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया है। आरिफ ने मुबीन का हाथ पकड़ा तो तराना को लगा कि जैसे वह उसकी जान ले लेगा, उसे मार डालेगा। लेकिन वह कहने लगा, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया। तुम लोग इस गांव में रह सकते हो, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं। सब लोग आरिफ का फैसला सुनकर जितना भी हैरान होते उतना ही कम था। उसके बाद खलील अहमद ने पूछा कि तुमने माफ़ क्यों किया? वह कहने लगा कि मेरी किस्मत में सुहानी थी। अब्बू, पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का फैसला मुझे सुहानी की सूरत में मिला है। इसकी खिदमत और मोहब्बत और इसके दीदार ने मुझे बदल कर रख दिया है। दिल में किसी के लिए कोई भी नफ़रत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। जो किस्मत में होता है वही हमारे लिए बेहतर होता है, और सुहानी मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।